नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और आज हम एक नई सीरीज आप लोगों के साथ शुरू करने वाले हैं और वो सीरीज है हरियाणा का जिलेवार अध्ययन। आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज हम अंबाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि अभी 2 नवंबर को आपका एक एग्जाम और है और वो है स्क्रीनिंग का एग्जाम। तो जो भी कैंडिडेट इन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा भी हरियाणा के अगर कोई एग्जाम है जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज यहाँ पर हम एकदम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, एकदम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हम जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे हैं तो हम हरियाणा के हर जिले को कंप्लीट करेंगे और जब आप हरियाणा के हर जिले को कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग मान के चलिए कि आपका 70% हरियाणा जीके का सिलेबस कवर हो जाएगा, 60-70%। उसके बाद हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी और हरियाणा की पॉलिटी, वो एक अलग डिस्कशन थोड़ा सा बचता है। बाकी कुछ हम जिलों के साथ जब पढ़ते रहेंगे तो जिलों के साथ साथ वहाँ के प्रमुख व्यक्ति कौन रहे हैं, वहाँ प्रमुख मेले कौन से लगते हैं, मंदिर कौन से हैं वहाँ पर, इसके अलावा उस जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस जिले की प्रसिद्ध चीज़ें क्या हैं, ठीक है, उस जिले की पॉपुलेशन क्या है, उस जिले का लिंग अनुपात क्या है, वो सारी चीजें हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। तो आप एक बार जिलेवार अध्ययन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हरियाणा जीके में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। दूसरी बात कि चाहे एचसीएस का पेपर हो, चाहे टीओएटी का पेपर हो या स्क्रीनिंग का पेपर हो, आप लोगों को पता है कि हरियाणा जीके के लगभग 8-10 सवाल आपके पूछे जाएंगे और ये वो पोर्शन है जहां पर 8-10 सवाल आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली और किसी सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उसके मुकाबले यहाँ पर कम मेहनत की जरूरत है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है, तो आप अगर इस 8-10 नंबर को मजबूत कर लेते हैं तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी पेपर में। तो इसलिए हरियाणा जीके आपके लिए एक, ये कह सकते हैं एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसको इजीली तैयार करके और इसमें अच्छी स्कोरिंग की जा सकती है। तो यहां जो मैं डिस्कस करूंगा, आपको बता दूं मैं पहले 2 मिनट कि आपको एक तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर मैं आप लोगों के साथ इस पीपीटी में डिस्कस करूंगा तो वहां पर होंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे। तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं। और ये जो पीपीटी है, अगर आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां जाकर आप मेरे पास एक बार मैसेज कर देंगे तो मैं अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, आप लोगों को ये पीपीटी मिल जाएगी। और इसमें एकदम डिटेल डिस्कशन है हरियाणा का, पूरा हरियाणा के जितने भी जिले हैं सभी जिलों के बारे में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा का अंबाला जिला। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से लास्ट तक एकदम शांति से 1-1.25 घंटे का टाइम लेके और अपनी स्टडी टेबल पे नोटबुक और पेन लेके और बैठ के और फिर इसको देखें। जो जो हम बताते जाते हैं, जो जो हम बात करते जाते हैं, वो सारी बातें आपको क्या कर लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है। उसके अलावा जहां पर जो लिखा है वो पीपीटी आपको प्रोवाइड करती जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। अगर हम हरियाणा के जिलों की बात करते हैं तो हमें पता है कि हरियाणा के जो जिले हैं, उस हरियाणा के एट प्रेजेंट 22 जिले हैं, ठीक है। ये जो हरियाणा में 22 जिले हैं, वास्तविकता में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो 7 जिले थे उन जिलों से काट के और अलग अलग जिले बना दिए गए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हरियाणा के जो 7 जिले थे शुरुआत में, वो 7 जिले थे अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और रोहतक। ये जो जिले थे ये आपके 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे। आपको याद नहीं करनी है बाकी डेट्स, ये डेट मैं आपको याद करवाऊंगा जब मैं सोनीपत पढ़ाऊंगा, भिवानी पढ़ाऊंगा, कुरुक्षेत्र पढ़ाऊंगा। तो ये जो 7 जिले हैं, इनके 7 के हेडक्वार्टर यहां देख लेंगे। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर नारनौल है और इवन महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे पुराना जिला है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आज भी कहां पर है, नारनौल में है। और ये एक ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर उस जिले में ना होके किसी दूसरे स्थान पर है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो अंबाला से शुरू करने वाले हैं और अभी हमारे पास 22 जिले हैं और 5 जिले और अलग होने वाले हैं। तो शायद अगली जो जनगणना हो उससे पहले वो 5 जिले अलग कर दिए जाएं। वो जो 5 जिले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5 जिले हैं ये होने वाले हैं अलग। गोहाना, हांसी, डबवाली, असंध और सफीदो, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। तो गोहाना सोनीपत से काट के बनाया जाएगा, हांसी हिसार से कटेगा, डबवाली सिरसा से कटेगा, असंध करनाल से और सफीदो कहां से, जींद से। तो जिलों को अलग इसलिए किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जा सके, ताकि प्रशासन को और अच्छे तरीके से चलाया जा सके, जो सर्विसेज की डिलीवरी है वो और बेहतर तरीके से हो सके, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक तरीके से सुना जा सके और सुशासन चलाया जा सके, प्रशासन को बेहतर और अच्छे तरीके से रन किया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं अंबाला की, तो अंबाला हमारा क्या है, 1 नवंबर 1966 को बनने वाला
पहला जिला है। और इवन हम कहते हैं कि अंबाला जो है वो 1 नवंबर 1966 को ना बनके अंबाला को 1847 में क्या बना दिया गया था, जिला बना दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो जब हम जिलों के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उस जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो जिला, उस जिले की लोकेशन है, उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो स्थिति क्या है, उस जिले के प्रमुख व्यक्ति कौन है, उस जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, उस जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, और वहां से उस जिले से आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से उद्योग है वहां पर, और वो जिला किस चीज के लिए जाना जाता है। तो हम कह रहे हैं कि अंबाला जो है वो 1 नवंबर 1966 को बना, जब हरियाणा बना उसी समय। अंबाला का जो एरिया है वो 1574 किलोमीटर है, 1574 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके अलावा एक डेटा और लिख लेंगे कि ऑफिशियली इसका जो एरिया है वो 1569 स्क्वायर किलोमीटर भी है। अब आप कहेंगे दो कैसे हैं, इसके दोनों ही एरिया हैं, और दोनों एरिया क्या है, ठीक है। तो पेपर में कोई भी पूछा जाता है तो वो क्या है, राइट है, वो क्या है, सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंबाला की स्थिति की, तो देखो हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो अगर हम अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला में यहां पर देख सकते हैं आप कि अंबाला के नॉर्थ में क्या है आपका, अंबाला के नॉर्थ में पंचकुला है। अंबाला के अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में क्या है आपका, कुरुक्षेत्र है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर पंचकुला है, और यहां पर इसके साथ साथ किसकी सीमा भी लगती है, इसके साथ साथ यहां पर पंजाब की सीमा भी लगती है। और इसका जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी भाग में भी इसकी पंजाब की सीमा लगती है, और यहां पर भी इसके साथ किसकी सीमा लगती है, पंचकुला के साथ पंजाब की सीमा लगती है। लेकिन अगर हम पूर्वी भाग की बात करते हैं तो पूर्वी भाग में हमारे पास क्या है, यमुनानगर है। तो अपनी नोटबुक में बना लेना ऐसे ही। कारण क्या है कि जब सवाल आएगा पेपर में तो वहां पर आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां पर आप एक बार अगर आप अपने हाथ से लिख लेंगे, अपने हाथ से बना लेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। आप लोगों ने मेरे को ज्योग्राफी पढ़ाते हुए भी देखा होगा, मैं वहां पर भी यही कहता हूं कि लिखना है आपको, बिना लिखे पढ़ाई करने का कोई लॉजिक नहीं मानता, ठीक है। यू आर नॉट हेयर टू जज मी। आप जो है ना वो कि हाँ मैं पीपीटी लेके पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे बता रहे हैं ये ठीक है ये गलत है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप लोगों के हाथ में भी पेन होना चाहिए और नोटबुक होनी चाहिए, और आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, वो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, ओके। अगर इसके पॉपुलेशन की बात करते हैं, इसकी जनसंख्या की बात करते हैं, तो इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये वो देख सकते हैं आप। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में से अंबाला एक जिला है। अंबाला जाना जाता है अपने मिलिट्री बेस की वजह से, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अंबाला जाना जाता है अपने उद्योगों के बारे में, और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शिक्षण संस्थानों के बारे में जाना जाता है। तो यहां देख सकते हैं अंबाला के नॉर्थ में पंजाब है, मोहाली एंड पटियाला, ईस्ट में यमुनानगर है, साउथ में कुरुक्षेत्र है, और वेस्ट में पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। और यहां से टांगड़ी और घग्गर दो नदियां हैं जो इस नदियां यहां से बहती हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखें, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करते हैं, प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं, तो अंबाला जो है यहां पर जो तहसील और सब डिवीजन की बात कर रहा है, तो कहता है अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, अंबाला कैंटोनमेंट, अंबाला कैंट है, बराड़ा और नारायणगढ़, ये क्या है, तहसील और सब डिवीजन है। लेकिन बेसिकली अंबाला में जो तहसील है वो दो हैं, एक तो है अंबाला सिटी और दूसरी जो तहसील है वो है अंबाला कैंट। तो अगर केवल तहसील की बात पूछता है तो अंबाला में 2 तहसील हैं, एक तो अंबाला में 4 तहसील हैं, सॉरी मैं 2 बोल गया। एक तो अंबाला सिटी है, अंबाला कैंट है, उसके बाद नारायणगढ़ है, और चौथी क्या है, बराड़ा है। उसके बाद अगर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अंबाला सिटी है, अंबाला कैंट है, और क्या है, नारायणगढ़ है। यानी कि जो नगर पालिकाएं हैं वो 3 नगर पालिकाएं हैं, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और नारायणगढ़। इसके साथ साथ एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि ये तो है तहसील, और अगर हम उप तहसील की बात करते हैं, उप तहसील, तो यहां नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे अंबाला में 3 उप तहसील है। जो तहसील है वो 4 है, और जो उप तहसील है वो उप तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है, 3 है, मुलाना, साहा और शाहजादपुर। मुलाना, साहा और शाहजादपुर, ये 3 क्या है, उप तहसील है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं कि अंबाला में जो विधानसभा क्षेत्र है, वो अंबाला में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो अंबाला में लिखो, अंबाला में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो अंबाला सिटी, ये विधानसभा क्षेत्र है, अंबाला कैंट, ये विधानसभा क्षेत्र है, और यहां देख सकते हैं बराड़ा और नारायणगढ़। तो ये तहसील तो है, लेकिन इन दोनों में से जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ है, बराड़ा नहीं है। और एक है आपका यहां पर जो आपने उप तहसील लिखी मुलाना, ये मुलाना किस में आता है, विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो मैंने कहा अंबाला में 4 विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन से हैं, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना। और मुलाना क्यों इंपॉर्टेंट है,
मुलाना रिजर्व सीट है। ये जो सीट है ये आरक्षित सीट है और यहां से जो एमएलए हैं वो कौन है? पूजा चौधरी। पूजा चौधरी यहां से क्या है? एमएलए है। तो इसको आप, इस पॉइंट को आप क्या कर लेंगे? साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसका जो प्रशासनिक ढांचा है, वो प्रशासनिक ढांचा क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि अंबाला शहर जो है इसका नाम अंबाला क्यों पड़ा। तो देखो इसके बारे में बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। एक स्टोरी ये है कि यहां पर लिखा भी है, द नेम अंबाला इज बिलीव्ड टू बी ड्राइव फ्रॉम द अंबा राजपूत, कि जो अंबा राजपूत थे उन्होंने इस शहर की स्थापना की और गॉडेस अंबा, भवानी जो अंबा देवी हैं, उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला शहर पड़ा। जबकि ऐसा माना जाता है कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में जो अंबालिका का पात्र है, अंबालिका कौन थी? जो अंबालिका थी, अंबालिका, ये जो अंबालिका थी ये पांडु की माता थी। आपको पता होगा पांडु के 5 पुत्र थे, तो ये जो अंबालिका थी ये पांडु की माता थी और माना जाता है कि उनके नाम पर इस शहर का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? अंबाला पड़ा। एक कहानी और है, और वो कहानी ये है कि अंबाला का जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर आमों के बाग की अधिकता थी। आम के बागों की अधिकता के कारण, आम के बागों की अधिकता के कारण इस शहर का नाम अंबाला पड़ा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात है कि हरियाणा में सबसे अधिक आम यमुनानगर में होते हैं। ये ऐसे सवालों में वो फंसा देता है कि आम के बागों की अधिकता के कारण अंबाला का नाम क्या पड़ा? अंबाला शहर का नाम अंबाला पड़ा। लेकिन हरियाणा में सबसे अधिक आम कहां पर होते हैं? तो हरियाणा में सबसे अधिक आम यमुनानगर पे होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मान लो सारे ही ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जो सबसे, मतलब ये कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक मत माना जाता है कि इस शहर का नाम अंबाला क्यों पड़ा, तो वो है आम के बागों की अधिकता के कारण। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये 3 स्टोरी है। अंबा राजपूत, अंबालिका पांडु की माता थी, उसके नाम पे पड़ा, और तीसरा आम के बागों की अधिकता। तो अंबाला शहर का नाम आम के बागों की अधिकता होने के कारण अंबाला पड़ा। और हरियाणा में सबसे अधिक आम कहां पर होते हैं? यमुनानगर पे होते हैं। ये 2 पॉइंट आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, द ब्रिटिश कैंटोनमेंट ऑफ अंबाला वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1843 रिप्लेसिंग करनाल एज ए मिलिट्री बेस आफ्टर द मलेरिया आउटब्रेक देयर। कि अंबाला कैंट जो है, आपको पता होगा कि अंबाला में छावनी है, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन भी है अंबाला में। तो अंबाला छावनी जो है वो अंबाला कैंट 1843 में बना, और इसको 1843 में करनाल से शिफ्ट करके बनाया गया था, क्योंकि करनाल में मलेरिया फैल गया था और उस वजह से बीमारी से बचने के लिए कहां शिफ्ट किया गया? अंबाला शिफ्ट किया गया। ओके, उसके बाद देखो अंबाला शहर जो है इसके जो अन्य नाम है वो अन्य नाम क्या है? देखो ये कहता है कि इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, कि अंबाला अपने वैज्ञानिक उपकरणों के लिए फेमस है, और इसलिए अंबाला को कहा जाता है, अंबाला इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंटिफिक सिटी, सॉरी ये साइंस सिटी, सॉरी, अंबाला इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस सिटी, यानी कि अंबाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। दूसरी जो बात लिखी उसने कहा कि अंबाला इज नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड द एजुकेशनल एपरेटस, कि अंबाला सर्जिकल उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण और उसके अलावा शैक्षिक उपकरण बनाने के लिए भी जाना जाता है। अंबाला कैंट इज ए मेजर होलसेल क्लॉथ मार्केट हब, और अंबाला कैंट जो है वो थोक कपड़े का जो थोक बाजार होता है उसके लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। इसके अलावा लिखेंगे कि अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। जो मिक्सी और ग्राइंडर होते हैं वो मिक्सी और ग्राइंडर यहां पर बहुत बनते हैं, और मिक्सी और ग्राइंडर बनने के कारण इस शहर को क्या कहते हैं? मिक्सी सिटी कहते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, एक वर्ड आता है हरियाणा जीके में पूछा जाता है, और वो वर्ड है ट्विन सिटी, और एक शब्द है जुड़वा शहर। तो आप कहेंगे सर हिंदी में और अंग्रेजी में एक ही तो बात है, ट्विन सिटी और जुड़वा शहर। अगर वो ट्विन सिटी की बात करता है तो ट्विन सिटी क्या है? अंबाला सिटी
और अंबाला कैंट। जो ऑफिशियली माना जाता है हरियाणा में वो क्या है कि ट्विन सिटी है अंबाला सिटी और अंबाला कैंट। और अगर कहता है हरियाणा में जुड़वा शहर क्या है तो जुड़वा शहर है यमुनानगर, यमुनानगर और जगाधरी। यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहते हैं? तो हिंदी में जुड़वा शहर कौन से हैं? यमुनानगर और जगाधरी है। और अंग्रेजी में ट्विन सिटी क्या है? अंबाला सिटी और अंबाला कैंट है। तो ये 2 पॉइंट क्या कर लेंगे आप? लिख लेंगे। तो इसमें लिख लेंगे अंबाला किसके लिए जाना जाता है? अंबाला जाना जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो हमने पहला लिखा अंबाला इज नोन फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, नोन फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा जो सिलाई मशीन उद्योग है, जो सिलाई मशीन उद्योग है, तो आप लिख लो इसको। दूसरा जो सिलाई मशीन उद्योग है अंबाला, अंबाला सिलाई मशीन के लिए भी जाना जाता है। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो मिक्सी सिटी यानी कि मिक्सी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। और चौथा लिखो टोरेक्स। एक तो होता है कोरेक्स खांसी की दवाई और एक खांसी की दवाई होती है टोरेक्स। तो जो टोरेक्स खांसी की दवाई है वो टोरेक्स खांसी की दवाई भी कहां पर बनती है? अंबाला में बनती है। और इसके अलावा अंबाला दरी व गलीचा उद्योग, दरी व गलीचा उद्योग के लिए जाना जाता है अंबाला को। और ये जो दरी है, ये जो सूत के कपड़े का काम होता है, ये दूसरा कहां पर होता है? हरियाणा में पानीपत में होता है। पानीपत को भी हम क्या कहते हैं? सूत की नगरी कहते हैं। तो दरी व गलीचा उद्योग, दरी व गलीचा उद्योग। और एक है टोजो माउथ फ्रेशनर, टोजो माउथ फ्रेशनर। ये जो टोजो माउथ फ्रेशनर है ये एक कंपनी है और उस कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम है सुदर्शन कंपनी। उस कंपनी का नाम है सुदर्शन कंपनी। वो टोजो माउथ फ्रेशनर भी अंबाला में बनता है, अंबाला में बनता है। और ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इसमें एक पॉइंट और लिख लो। अंबाला का एक शहर है जिसका नाम है बबियाल नगर, बबियाल नगर। तो अंबाला का बबियाल नगर इसके लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में कुल 154 शहर हैं, 154 शहर है कुल। तो उस 154 शहर में से जो बबियाल नगर है, वो बबियाल नगर किसके लिए फेमस है? बबियाल नगर इज फेमस फॉर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप लिख लेंगे कि अंबाला में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। तो अंबाला में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए जाना जाता है, अंबाला को साइंस सिटी कहा जाता है। अंबाला सिलाई मशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मिक्सी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, टोरेक्स खांसी की दवाई के लिए प्रसिद्ध है, दरी व गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, टोजो माउथ फ्रेशनर के लिए प्रसिद्ध है। और टोजो माउथ फ्रेशनर बनाती है सुदर्शन कंपनी। और जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो तैयार किए जाते हैं बबियाल शहर में, बबियाल नगर में, वो तैयार किए जाते हैं बबियाल नगर में। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए अंबाला प्रसिद्ध है। और अंबाला में ट्विन सिटी क्या है? अंबाला सिटी और अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और अंबाला कैंट। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करते हैं कि अंबाला में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, कौन कौन सा टूरिज्म है, पर्यटन स्थल क्या क्या है। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अंबाला का जो नाम है वो अंबा, माता अंबा, भवानी अंबा देवी के नाम पर है। तो इसलिए भवानी अंबा टेम्पल, अंबाला इज फेमस फॉर भवानी अंबा टेम्पल, बिलीव टू गिव अंबाला इट्स नेम। और माना जाता है कि अंबाला का जो नाम है वो इसी पे पड़ा, माता अंबा देवी मंदिर। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं तो हम कहते हैं भवानी अंबा मंदिर या फिर माता अंबा देवी मंदिर। दूसरा जो है वो लिखा है यहां पर दैट गुरुद्वारा मंजी साहिब एंड गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब एंड गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब। देखो, अब लिख लो इसमें 2 बात। मंदिर की बात करता है तो इसने केवल एक नाम लिखा है भवानी अंबा देवी। दूसरा लिखो राधा किशन मंदिर और शारदा देवी मंदिर, राधा किशन मंदिर, राधा किशन मंदिर और शारदा देवी मंदिर, और शारदा देवी मंदिर। इसके लिए अंबाला क्या है? प्रसिद्ध है। तो अंबाला के जो मंदिर हैं उसमें भवानी अंबा देवी, राधा किशन मंदिर और शारदा देवी मंदिर। ये शारदा देवी मंदिर है, ये त्रिलोकपुरी में लगता है। ये जो शारदा देवी मंदिर है ये त्रिलोकपुरी में मंदिर है, त्रिलोकपुरी में है। दूसरा लिखा है गुरुद्वारा मंजी साहिब। अब देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब हम बात करते हैं अंबाला की तो हम कहते हैं
हम कहते हैं, अब मेरे साथ साथ कुछ पॉइंट आप लिखेंगे। हम कहते हैं कि जो गुरुद्वारों का शहर है हरियाणा में, गुरुद्वारों का शहर, तो गुरुद्वारों का शहर कैथल है, और गुरुद्वारों का जो गांव है सीवान गांव, वो भी कहां पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। गुरुद्वारों का शहर है वो, गुरुद्वारों का शहर कैथल है। और इसी में लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि सबसे अधिक गुरुद्वारे कहां पर लगते हैं? सबसे अधिक गुरुद्वारे, तो आपको पता है सबसे अधिक गुरुद्वारे अंबाला में। लिख लेंगे इस पॉइंट को। गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है, लेकिन हरियाणा में जो सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं, वो सबसे अधिक गुरुद्वारे कहां पर हैं? अंबाला में हैं। इसलिए अंबाला के जो गुरुद्वारे हैं उनका जिक्र पेपर में जरूर किया जाता है, वहां से सवाल जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत अधिक गुरुद्वारे हैं, सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं हरियाणा में। तो लिखो, इसमें जो सबसे पहला गुरुद्वारा है, तो आप एक हेडिंग लगा लो, अंबाला, आप एक हेडिंग लगा लो, दैट इज अंबाला के गुरुद्वारे। अंबाला के गुरुद्वारे। और जब हम अंबाला के गुरुद्वारों की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो गुरुद्वारा है वो लिखो, सबसे पहला गुरुद्वारा लिखो। उसने जो आपसे नोटबुक में आपके जो पीपीटी पे लिखा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। अब देखो, जो कंफ्यूजन होता है वो कहां पर होता है और उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है। जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा केवल अंबाला में नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कैथल, तो आप क्या कहेंगे? मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में भी है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है अंबाला, तो आप कहेंगे मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में भी है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है रोहतक, तो रोहतक में एक जगह पड़ती है लाखन माजरा, रोहतक में एक जगह पड़ती है लाखन माजरा, तो यहां पर भी क्या है आपका? मंजी साहिब गुरुद्वारा है। और अगर आप कहते हैं करनाल, तो करनाल में भी क्या है आपका? मंजी साहिब गुरुद्वारा। अब आप कहेंगे कि सवाल आता है तो सवाल ठीक कैसे होगा? कैथल होगा, अंबाला होगा, रोहतक होगा, करनाल होगा। तो अगर इनमें से केवल उसने कहा कि मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है, तो बिल्कुल सही है, सोचना ही नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मंजी साहिब गुरुद्वारा में कैथल को देनी है। फिर अंबाला कहां आएगा? अंबाला का जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो किसको समर्पित है? गुरु हरगोविंद को समर्पित है, गुरु हरगोविंद जी को समर्पित है। लिख लो इसको। अंबाला का गुरुद्वारा जो है, अंबाला का मंजी साहिब गुरुद्वारा है, वो गुरु हरगोविंद सिंह को समर्पित है। और जो करनाल का गुरुद्वारा है वो गुरु नानक देव जी को समर्पित है, गुरु नानक देव जी को समर्पित है। अगर वो कहता है कि मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद सिंह जी को समर्पित है, वो गुरुद्वारा कहां है? तो वो गुरुद्वारा अंबाला में है। अगर उसने सिंपल कहा मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां है और ऑप्शन में कैथल है, तो कैथल आंसर आएगा। अगर कैथल नहीं है तो अंबाला आएगा, अंबाला नहीं है तो रोहतक आएगा, रोहतक नहीं है तो फिर करनाल आएगा। या फिर वो कहता है कि गुरु नानक देव जी को समर्पित मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, तो वो गुरुद्वारा कहां है? करनाल में है। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो। तो ये हो गया मंजी साहिब गुरुद्वारा। दूसरा जो गुरुद्वारा है वो है बादशाही गुरुद्वारा। दूसरा जो गुरुद्वारा है वो है बादशाही गुरुद्वारा। बादशाही गुरुद्वारा भी किसको समर्पित है? बादशाही गुरुद्वारा किसको समर्पित है? गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। बादशाही गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यह भी कहां पर है? अंबाला में। दूसरा, बादशाही गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। तीसरा जो गुरुद्वारा है वो है पंजोखेड़ा गुरुद्वारा। पंजोखेड़ा या पंजोखरा, अगर वो पंजोखरा भी लिखता है तो भी क्या है? यही है। ये जो गुरुद्वारा है ये कहां पर है? ये अंबाला के पंजोखेड़ा गांव में है। लिख लो, पंजोखेड़ा गुरुद्वारा अंबाला के पंजोखेड़ा गांव में है, तथा यह सिखों के
सिखों के जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनके लिए गुरुद्वारे जो होते हैं वो उनके धार्मिक स्थल होता है, गुरु हरि कृष्ण को समर्पित है। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरि कृष्ण को समर्पित है। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरि कृष्ण को समर्पित है। लिखो पंजोखड़ा गुरुद्वारा, पंजोखड़ा गुरुद्वारा। बादशाही गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। पंजोखड़ा गुरुद्वारा पंजोखड़ा गांव में है, जो कि सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण जी को समर्पित है। अगला गुरुद्वारा है वो है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। 3 हो गए, 3 हो गए। चौथा लिखो लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। चौथा लिखो लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये कहां पर है? लखनौर में है, लखनौर गांव में है, और ये आपका गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा लखनौर में है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। अगला जो गुरुद्वारा है वो है गेंदसर साहिब गुरुद्वारा, गेंदसर साहिब गुरुद्वारा। ऐसा मानते हैं कि ये जो गेंदसर साहिब गुरुद्वारा है ये गुरु गोविंद सिंह जी को ही समर्पित है, और यहां पर गुरु गोविंद सिंह गेंद से खेलते थे बचपन के दिनों में। अपने बचपन के दिनों में जब गुरु गोविंद सिंह जो थे वो यहां पर गेंद से खेलते थे। और ये कहां पर है? ये भानोखेड़ी गांव में है, भानोखेड़ी गांव में है। और किसको समर्पित है? गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यह गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है गेंदसर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा लखनौर में है, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। अगला जो गुरुद्वारा है वो है शीशगंज। अगला जो गुरुद्वारा है वो है शीशगंज गुरुद्वारा। तो कितने हो गए? 5। चौथा लिखो शीशगंज। तो शीशगंज गुरुद्वारा जो है ये आप देखेंगे तो आपको दिल्ली में भी मिलेगा। ठीक है, दिल्ली में भी देखते हैं आप कि शीशगंज गुरुद्वारा है। तो जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो जो सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने अपना धर्म के लिए बलिदान दे दिया था, 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर जी। तो लिखो यह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। हरियाणा के किसी और जिले में हम इतने गुरुद्वारों का जिक्र नहीं करेंगे। कारण क्या है कि अंबाला में सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं, तो इसलिए अंबाला के जो गुरुद्वारे हैं वो हमें कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो शीशगंज गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। अगला लिखो गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब। जो गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब है ये भी आपका भानोखेड़ी गांव में है। यहां देखो हमने कहा था गेंदसर साहिब गुरुद्वारा कहां है? भानोखेड़ी गांव में है। और मर्दो साहिब भी कहां है? भानोखेड़ी गांव में है। ये भी कहां पर है? भानोखेड़ी गांव में है। और ये जो गुरुद्वारा है ये भी किसको समर्पित है? गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और एक इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा और है, और वो है सूर्यकुंड गुरुद्वारा। सूर्यकुंड गुरुद्वारा। तो सूर्यकुंड गुरुद्वारा भी कहां पर है? अंबाला में है। सूरजकुंड का मेला कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। लेकिन सूर्यकुंड गुरुद्वारा कहां पर है? सूर्यकुंड गुरुद्वारा अंबाला में है। सूर्यकुंड गुरुद्वारा अंबाला में। तो ये क्या है? ये कुछ गुरुद्वारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने क्या बताया कि गुरुद्वारों का शहर किसको कहते हैं? कैथल को कहते हैं। गुरुद्वारों का गांव सीवान गांव भी कहां पर है? कैथल में है। लेकिन सबसे अधिक गुरुद्वारे कहां पर हैं? सबसे अधिक गुरुद्वारे अंबाला में हैं।
तो सबसे अधिक गुरुद्वारे होने के कारण हमने यहाँ पर जो प्रमुख प्रमुख गुरुद्वारे हैं उन प्रमुख प्रमुख गुरुद्वारों के ये 8-9 गुरुद्वारे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये गुरुद्वारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट आते हैं, वापिस आते हैं। तो हमने पढ़ लिया भवानी अंबा देवी मंदिर है, ठीक है, और इसके अलावा हमने देख लिया कि यहाँ पर जो माता शारदा देवी मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, राधा किशन मंदिर है। गुरुद्वारों की बात करते हैं तो गुरुद्वारा मंजी साहिब हमने देख लिया, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब हमने देख लिया, और गुरुद्वारा मंजी साहिब और पंजोखड़ा साहिब के अलावा और जो गुरुद्वारे थे वो भी हमने क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। ओके, उसके बाद हनुमान मंदिर है अंबाला कैंट के नजदीक, और अगला देखते हैं तो यहाँ पर एक चर्च है सेंट पॉल चर्च। यहां पर दिख रहा होगा आपको, यहां पर लिखा है एक चर्च है जिसका नाम है सेंट पॉल चर्च। ये जो सेंट पॉल चर्च है, इस सेंट पॉल चर्च के बारे में लिख लेना। जब 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो ये जो सेंट पॉल चर्च थी, यहां पर जो पाकिस्तानी सेना थी, उस पाकिस्तानी सेना ने यहां पर क्या गिराया था, बम गिराया था। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेंगे, आपसे सवाल पूछा जाता है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हरियाणा के किस जिले में कौन सी चर्च पर बम गिराया था, तो हम कहेंगे वो जो चर्च थी उस चर्च का नाम है सेंट पॉल चर्च। तो इसमें लिख लेंगे 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान ये जो चर्च थी यहां पर बम गिराया गया था। और एक चर्च और है होली रिडीमर चर्च, होली रिडीमर चर्च। ये दो चर्च है, यहां होली रिडीमर चर्च यहां नहीं लिखा है बट आप लोग लिख लेंगे, आप लोग जान लेंगे इसको, होली रिडीमर चर्च। इसके अलावा यहां पर कुछ दरगाह हैं। एक दरगाह है लखी शाह दरगाह, तो वो लिखा नहीं है, वो मैं लिखवा देता हूं। यहां पर अंबाला में जो दरगाह है उसमें लिखो, एक दरगाह है जिसका नाम है लखी शाह दरगाह, लखी शाह दरगाह लिखो। ये जो लखी शाह दरगाह है ये कहां पर है, अंबाला में है। दूसरी जो दरगाह है वो है टकवाल शाह दरगाह, टकवाल शाह दरगाह। और एक दरगाह है पीर नौगजा दरगाह, पीर नौगजा दरगाह। मानते हैं कि ये जो पीर थे ये पीर 9 गज के दायरे में रहते थे, ठीक है, अपना सुरक्षा कवच लेके चलते थे, और इनका जो सुरक्षा कवच था वो 9 गज का था, तो इसलिए इसे पीर नौगजा दरगाह कहते हैं। पीर नौगजा दरगाह में अगर कभी सवाल आता है और ऑप्शन में मिलता है शाहबाद, ऑप्शन में मिलता है शाहबाद और ऑप्शन में मिलता है अंबाला, तो अगर पहले शाहबाद मिलता है तो शाहबाद सही होगा, अगर शाहबाद नहीं है तो क्या होगा, अंबाला सही होगा। यहां पर अगर आप पीर नौगजा दरगाह, आप में से कोई अंबाला से होंगे तो पीर नौगजा दरगाह आप देखेंगे तो वहां पर बाहर बोर्ड लगा है, वहां पर भी क्या लिखा है, शाहबाद लिखा है पीर नौगजा दरगाह पे। दूसरी इंपॉर्टेंट जरूरी बात, ये जो पीर नौगजा दरगाह है यहां पर लोगों की जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग क्या करते हैं कि दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। यहां पर श्रद्धालु दीवार घड़ी चढ़ाते हैं, मानते हैं कि जिसका समय खराब होता है, वक्त खराब चल रहा है, तो उन्होंने जाके दरगाह पे कोई मन्नत मांगी कि मेरा समय ठीक हो जाए तो मैं यहां पर आकर और क्या चढ़ाऊंगा, दीवार घड़ी चढ़ाऊंगा। तो हरियाणा में दीवार घड़ी कहां पर चढ़ाई जाती है, हरियाणा में दीवार घड़ी पीर नौगजा की दरगाह पर चढ़ाई जाती है, ठीक है, पीर नौगजा की दरगाह पर चढ़ाई जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अंबाला में मंदिर हमने देख लिए, गुरुद्वारे हमने देख लिए, जो दरगाह है वो दरगाह हमने देख ली। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहां पर किंगफिशर पर्यटन स्थल लिखो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज किंगफिशर पर्यटन स्थल, और एक है ओल्ड डाक बंगला, यहां पर अंबाला में है ओल्ड डाक बंगला। ये जो ओल्ड डाक बंगला है ये 1890 में वीआईपी गेस्ट हाउस बनाया गया था। 1890 में इसे वीआईपी गेस्ट हाउस बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कि अगर कोई वीआईपी आता है तो वो यहां पर रुकेगा।
और उसके बाद 1902 में जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया थी, वो 1902 में महारानी विक्टोरिया यहां ठहरी थी। 1902 में महारानी विक्टोरिया यहां ठहरी थी। तो ये लिख लो, ओल्ड डाक बंगला। 1890 में वीआईपी गेस्ट हाउस के रूप में इसे बनाया गया और यहां पर 1902 में महारानी विक्टोरिया ठहरी थी। इसके अलावा अंबाला में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है यूरोपीय कब्रिस्तान। इसका नाम है यूरोपीय कब्रिस्तान। तो लिखो, नेक्स्ट इज यूरोपीय कब्रिस्तान। ये जो यूरोपीय कब्रिस्तान है ये एक अंबाला में भी है और एक करनाल में भी है। एक अंबाला में भी है और एक आपका करनाल में भी है। एक अंबाला में भी है और एक करनाल में भी है। एक मिनट रुकना भाई। तो लिखो इसमें, जो यूरोपीय कब्रिस्तान है ये आपका अंबाला में भी है और करनाल में भी है। ठीक है, तो अगर अंबाला ऑप्शन मिलता है तो अंबाला में ठीक है। बेसिकली अंग्रेजों का एक अफ्रीका में युद्ध हुआ था, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंग्लो बोअर युद्ध जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एंग्लो बोअर युद्ध में जो बंदी बनाए गए सैनिक थे उनको यहाँ पर लेके आया गया था और फिर उनको यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी। फिर वो जो मर गए थे, जो फांसी की सजा के बाद जो बंदी, उन बंदियों को यहाँ पर दफनाया गया था। तो जो यूरोपीय कब्रिस्तान है वो कहाँ पर है, अंबाला में भी है और करनाल में भी है। ठीक है, इसके अलावा लिखो, इसके अलावा अंबाला में वॉर हीरो मेमोरियल, वॉर हीरो मेमोरियल, वॉर हीरो मेमोरियल, वॉर हीरो मेमोरियल इज ऑल्सो इन अंबाला। और ये 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हुए थे, 1857 की क्रांति में शहीद हुए, 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था। शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था। 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि अंबाला जेल में ही नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। अंबाला जेल में ही नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। ठीक है, और ये जो वॉर हीरो मेमोरियल है, यहां पर एक पार्क है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। यहीं पर पार्क है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। ठीक है, एचएसएससी के किसी पेपर में पूछा था ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहां है। तो ऐसे तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो वार हीरो मेमोरियल है, इस वॉर हीरो मेमोरियल के भीतर ये पार्क है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। ठीक है, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जगह और है और वो है नौरंगाय तालाब। लिखो, एक इंपॉर्टेंट जगह है नौरंगाय तालाब। ये जो नौरंगाय तालाब है, यहां पर वामन अवतार की मूर्ति है, मतलब भगवान वामन की मूर्ति है। वामन विष्णु जी के अवतार है। ठीक है, और जो वामन अवतार है, वामन का मतलब होता है छोटा, नाटे कद का। तो वो छोटे अवतार के छोटे रूप में जो भगवान जो विष्णु अपना अवतार लेके आए थे, तो जो वामन अवतार है, उस वामन अवतार की मूर्ति कहां पर है, और यहां पर मंदिर भी लगता है, मेला भी लगता है। ठीक है, तो ये नौरंगाय तालाब है। नौरंगाय तालाब किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां पर वामन अवतार की मूर्ति है, और एक यहां पर है अशोक की लाट मीनार। अशोक की लाट मीनार, अशोक की लाट मीनार। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि यहां पर पर्यटन स्थल हैं, जो कि अंबाला में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लिखा है टूरिज्म एंड कल्चर,
इसके अलावा बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। एंड अंबाला इज ऑफन कंसिडर्ड एज गेटवे टू हरियाणा, क्योंकि ये दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू को जोड़ता है, तो इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो अंबाला इज ऑल्सो द गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन से प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, कौन कौन सी लोकेशन है, वो सारी हमने क्या कर ली है, जान ली है। उसके बाद देखो, उसके बाद बात करते हैं यहाँ जो मेजर पर्सनैलिटीज, यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति रहे उनके बारे में। तो सबसे पहले नाम लिखा है लाला मुरलीधर। तो लाला मुरलीधर ए वेटरन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम अंबाला, अंबाला के रहने वाले एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन हुआ उसके संस्थापक सदस्यों में से लाला मुरलीधर एक रहे। एंड हरियाणा में राजनीति जागरूकता के लिए भी उन्होंने अथक प्रयास किया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यहाँ पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति उन्होंने बताया कि जो लाला मुरलीधर हैं, वो लाला मुरलीधर यहाँ से इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। दूसरा लाला लाजपत राय, दूसरा जो है वो किसके बारे में बात करता है, दूसरा बात कर रहा है लाला लाजपत राय के बारे में। कहता है कि लाला लाजपत राय जो थे उनका मूल स्थान तो पंजाब था, लेकिन उन्होंने अंबाला में बहुत समय तक पढ़ाई की और अंबाला में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत समय तक काम किया। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें लाल बाल पाल, तो लाल से क्या बनता है, लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो लाल, बाल और पाल, उसमें लाल किसको रिप्रेजेंट करता है, लाला लाजपत राय को। और सबसे इंपॉर्टेंट आगे है रघुबीर सिंह हुड्डा। तो यहाँ जो रघुबीर सिंह हुड्डा हैं वो अंबाला से ही कांग्रेस के जो है वो एक कांग्रेस लीडर रहे। और रघुबीर सिंह हुड्डा आपको पता है कि हरियाणा के जो पहले अभी जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी हैं, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, और उससे पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे। उसके बाद कुछ और फेमस पर्सनैलिटीज हैं, और उस जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और वो है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज के बारे में मानते हैं कि इनका जन्म स्थान जो है, इनका जन्म जो हुआ वो 14 फरवरी 1952 को हुआ, 14 फरवरी 1952 को हुआ। लेकिन इनके जन्म स्थान के बारे में कुछ किताबें कहती हैं कि नहीं, ये पलवल से थे, और कुछ कहते हैं नहीं, अंबाला से थे। हालांकि इनका जो जन्म हुआ वो पलवल में हुआ, इनका जो जन्म था, जन्म स्थान पलवल में था, और इनका जो ननिहाल था वो कहां पर था, अंबाला, वो अंबाला था। तो अंबाला में ये पली बड़ी, अंबाला में ये रही, तो इसलिए इनका संबंध किससे माना जाता है, अंबाला से। सुषमा स्वराज को किस चीज के लिए जाना जाता है, सुषमा स्वराज को एक बहुत बड़ी राजनेता रही, राजनीति के लिए, और उसके अलावा लेखन के लिए, ठीक है। लेखन जो शैली थी वो सुषमा स्वराज की अद्भुत थी, और इसलिए राजनीति के लिए भी जानी जाती है और लेखन के लिए भी जानी जाती है। और सुषमा स्वराज सन 1977 में, ये इंपॉर्टेंट है, सन 1977 में पहली बार क्या बनती हैं, एमएलए बनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक बनती है 1977 में। अब आप देखो 1952 से 1977 कितने साल की उम्र है, 25 वर्ष की उम्र है। और उस समय जो सरकार होती थी हरियाणा में, वो सरकार होती थी चौधरी देवीलाल की, चौधरी देवीलाल की सरकार थी। और चौधरी, क्योंकि 1976 में आपको पता है देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, 1977 में चौधरी देवीलाल की सरकार थी, और उस समय पर इनको देवीलाल की सरकार में सबसे कम उम्र में कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। चौधरी देवीलाल ने इनको 8 मंत्रालय दिए, और यह हरियाणा की सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी, सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी, ठीक है। और सुषमा स्वराज जी का एक और भी जो है वो इनकी उपलब्धि है कि इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला विदेश मंत्री यही थी, भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री, भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री। इंदिरा गांधी पहली महिला विदेश मंत्री थी, उसके बाद यही थी।
ठीक है, लोकसभा में विपक्ष की नेता का भी इन्होंने जो है वो रोल अदा किया। और उसके अलावा अंबाला का जो बस स्टैंड है, अंबाला का जो बस स्टैंड है, लिख लो इसको, अंबाला का बस स्टैंड जो है, अंबाला बस स्टैंड, उसको क्या बना दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड बना दिया गया है। अंबाला बस स्टैंड जो है वो इन्हीं के नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है। हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा है, हरियाणा का सबसे पुराना जो बस स्टैंड है वो गुरुग्राम है। और हरियाणा का दूसरा सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा है, वो दूसरा सबसे पुराना बस स्टैंड अंबाला है। तो ये लिख लो, अंबाला बस स्टैंड सुषमा स्वराज जी के नाम पर है, और हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड गुरुग्राम है, और हरियाणा का दूसरा सबसे पुराना बस स्टैंड अंबाला है। हरियाणा का दूसरा सबसे पुराना बस स्टैंड अंबाला है। ठीक है, तो फेमस पर्सनैलिटी जो हैं उसमें सबसे पहले हमने किसका जिक्र किया, सबसे पहले हमने सुषमा स्वराज जी का जिक्र किया। सुषमा स्वराज जी के बारे में हमने जाना, राजनेता थी, लेखन के लिए प्रसिद्ध थी, सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी, ठीक है, दूसरी महिला विदेश मंत्री बनी, लोकसभा में नेता विपक्ष रही। और उसके अलावा जो सुषमा स्वराज पुरस्कार, हरियाणा सरकार सुषमा स्वराज पुरस्कार भी देती है, 5 लाख राशि है जिसकी, और अंबाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। दूसरा लिखो, मुंशी ज्वाला प्रसाद, दूसरी यहां पर जो प्रमुख हस्ती रही, मुंशी ज्वाला प्रसाद। मुंशी ज्वाला प्रसाद जो थे वो बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अभिनेता भी हैं बॉलीवुड में, जैसे ओमपुरी, ओमपुरी यहीं से है ओमपुरी, जैसे आपकी परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, जूही चावला का संबंध अंबाला से है। तीसरा सॉरी हो गया, परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, इन सब का जो संबंध है, ये सारे क्या हैं, ये बॉलीवुड के कलाकार हैं। इनका संबंध किसके साथ है, अंबाला के साथ है, अंबाला के साथ है। और एक बहुत प्रमुख गजल गायिका हैं जिनका नाम है जोहराबाई। नेक्स्ट लिखो, जोहराबाई, जोहराबाई। जोहराबाई क्या है, जोहराबाई बहुत ही प्रमुख गजल गायिका है, प्रमुख गजल गायिका है। और इनका संबंध भी कहां से है, इनका संबंध भी अंबाला से है, अंबाला से है। और एक और राजनेता है जिनका नाम है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये अंबाला से हैं, इनकी शादी यूपी में हुई। और सुचेता कृपलानी जो थी वो पहली महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी अंबाला से ही थी, और इनकी शादी यूपी में होती है। और पहली महिला मुख्यमंत्री भारत में यही बनी थी 1963 में, 1963 से और 1967 तक, 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। ठीक है, और एक बहुत प्रमुख शेफ हैं जिनका नाम है संजीव कपूर। शेफ वो होते हैं जो खाना बनाते हैं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं वहां पर। तो संजीव कपूर क्या है, बहुत प्रमुख शेफ है, और इनका संबंध किसके साथ है, अंबाला के साथ है। संजीव कपूर, सुचेता कृपलानी, जोहराबाई, जोहराबाई, जोहराबाई। उसके अलावा पाकिस्तान के 2 प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं, नासिर रजा काज़मी और सागर सिद्दीकी। नासिर रजा काज़मी, नासिर रजा काज़मी और सागर सिद्दीकी, सागर सिद्दीकी। ये दोनों क्या हैं, पाकिस्तान के बहुत प्रसिद्ध उर्दू कवि रहे। और इन दोनों का जो संबंध है वो कहां से है, इन दोनों का संबंध अंबाला से है, इन दोनों का संबंध अंबाला से है। ठीक है, तो ये अंबाला की प्रमुख हस्तियां हैं जिनको हमने देख लिया है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, अब यहां आ जाते हैं आगे। आगे कहता है अबाउट द एजुकेशन एंड द इंस्टीट्यूशंस, कि शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले उसने जो जिक्र किया वो किसका जिक्र किया है, यहां पर उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर एंड महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये जो MM यूनिवर्सिटी है इसकी 1993 में स्थापना की गई।
महर्षि मार्कंडेश्वर, और मार्कंडा नदी भी बहती है यहाँ पे, जिसका दूसरा नाम अरुणा है। मार्कंडा नदी का दूसरा नाम अरुणा है। तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, और ये जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1993 में हुई, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जो MM यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट इन एंड अराउंड अंबाला। अंबाला के चारों तरफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, और यहां पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है JNV, वो कुलान में है। आपको पता होगा हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं JNV, तो यहां जो JNV है वो अंबाला का JNV कुलान में है। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय कुलान में है। जवाहर नवोदय विद्यालय कुलान में है। ठीक है, ओके। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ द 1857, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के अगर हम प्रमुख सैन्य शहरों की बात करते हैं तो उन प्रमुख सैन्य शहरों में अंबाला का जिक्र किया जाता है। तो कहता है अंबाला प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द अपराइजिंग, कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में अंबाला ने एक मुख्य भूमिका निभाई। और ये डेट याद रखेंगे, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने और बाद में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह किया यहां पर। उसके बाद कहता है कि इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया, लेकिन अंबाला के सैनिक और आम नागरिक दोनों ने अंग्रेजों का सक्रिय रूप से विरोध किया। कि अंबाला के नागरिकों ने भी और अंबाला के जो सैनिक थे उन्होंने भी, दोनों ने क्या किया, यहां पर सक्रिय रूप से काम किया। और 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद सन 1860 में, लिख लो, 1857 की क्रांति के बाद सन 1860 में पहली बार अंग्रेजों ने जो जनता दरबार लगाया, वो अंबाला में ही लगाया। 1857 की क्रांति के बाद जनता दरबार सबसे पहले 1860 में अंबाला में ही लगाया गया, और यहीं पर 1860 में ही डाक सेवा की भी शुरुआत की गई थी। अंबाला से डाक सेवा की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अंबाला में साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ था। ठीक है, और जो है वो 1857 की क्रांति का भी यहां पर जो है इंपॉर्टेंट स्थान रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिफॉर्म मूवमेंट एंड द सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, की सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में यहां पर बहुत सारे जो है वो सुधार और राजनीतिक जागृति को बढ़ावा देने के लिए यहां पर बहुत सारे संगठन उभरे, और वो जो संगठन थे उन संगठनों का जिक्र यहां पर आपके पास किया गया है, ये देख सकते हैं। 1883 में आर्य समाज अंबाला कैंट से, 1884 में अंजुमन रिफाए आम अंबाला शहर से, 1886 में अंजुमन इस्लामिया अंबाला शहर से, 1886 में सिंह सभा, केंद्रीय राष्ट्रीय मोहम्मदन एसोसिएशन मुस्लिमों की भलाई के लिए, अंजुमन इस्लामिया, सिंह सभा, आर्य समाज और सनातन धर्म सभा। तो ये क्या थे, ये आपके सामाजिक सुधार आंदोलन और सामाजिक धार्मिक संगठन थे। तो ये आप क्या कर लेंगे, ये आप एक बार देख लेंगे बस। ठीक है, इनका वर्ष याद रखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो का ध्यान है रखना जरूरी है, जैसे आर्य समाज इंपॉर्टेंट है, सनातन धर्म सभा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिंह सभा है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अंबाला में, तो यहां देख सकते हैं कि देखो कहता है कि फ्रीडम स्ट्रगल इन द 20th सेंचुरी, कि 20वीं शताब्दी में जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कहता है कि जो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और जो सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उसमें यहां के लोगों ने क्या किया देख सकते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड द डिसकंटेंट लेड टू मास सपोर्ट फॉर महात्मा गांधी मूवमेंट, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी का एक अलग लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा था।
तो अंबाला के लोगों ने जो रोलेट एक्ट आया 1919 में उसका विरोध किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद प्रदर्शन किया, और जो असहयोग आंदोलन था 1920-22 के, उसके दौरान सरकारी कार्यालय और विदेशी कपड़ों की दुकानों का बहिष्कार किया गया और महिलाओं ने भी यहां पर सक्रिय रूप से भाग लिया। 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने अंबाला मंडी में नमक बनाकर विरोध का प्रदर्शन भी किया। तो यहां पर केवल पुरुष ही नहीं, अंबाला से जो महिलाएं थी वो महिलाएं भी सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभा रही थी। ठीक है, ओके। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के आह्वान के समर्थन में अंबाला शहर में एक विशेष जुलूस निकाला गया। नौजवान भारत सभा का मजदूरों और किसानों पर प्रभाव पड़ा और स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय था। वकीलों ने खादी पहनने की शपथ ली, व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और 1933 के बाद यह आंदोलन कमजोर हो गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में भागीदारी सीमित रही। तो ये आपको क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, साझा कर लूंगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है मिलिट्री इंपोर्टेंस। अंबाला हैज ए लार्ज इंडियन आर्मी कंटोनमेंट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन एयरफोर्स स्टेशंस। देखो, पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई होती है तो अंबाला स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। ठीक है, अगर हम देखते हैं नॉर्थ में चाइना या फिर हम देखते हैं कि हमारे वेस्ट में जो पाकिस्तान है, तो इन सभी लोकेशंस को देखते हुए अंबाला क्या है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंबाला का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन ओल्डेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरफोर्स स्टेशन। इसके बाद कहता है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, और भारत पाकिस्तान के नजदीक ये सबसे इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन है जो कि लोकेटेड है, आर्मी कैंट है जो कि लोकेटेड है। एंड इट इज होम टू एडवांस एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रंस इंक्लूडिंग राफेल फाइटर जेट। और यहां पर उन्नत विमान स्क्वाड्रन है जिसमें राफेल जो है लड़ाकू विमान वो भी शामिल है। 2020 से जो राफेल थे वो यहीं पर आए थे। ठीक है, तो इसलिए अंबाला क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मिलिट्री बेस भी है। ठीक है, जनसंख्या हमने देख ली, शहरी जनसंख्या लगभग 35% है और लिटरेसी रेट है वो लगभग 87% है। सेक्स रेशियो 885 है और भाषाएं जो बोली जाती हैं वो हिंदी है, पंजाबी है और हरियाणवी डायलेक्ट है। ये क्या है आपके, ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी जो पॉइंट हैं तो वो आप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन देन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू। और जो इंपॉर्टेंट बातें थी अंबाला के बारे में जो मैंने आपको लिखवाए हैं, पॉइंट कुछ बचे हुए थे, मिसिंग पॉइंट थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, शेयर कर लिए, साझा कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये मैंने आपको आज जो पॉइंट दिए हैं, मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लास्ट यही कहना चाहूंगा कि एक लाइक, शेयर और कमेंट आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट करता हूं एंड आई होप कि आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो जिलेवार अध्ययन मैं आपको करवा रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पर जो पीपीटी में लिखा है वो तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। तो इससे इतना अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू। और आपके जो हरियाणा जीके है वो पूरी हरियाणा जीके हम इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDR, वहां मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं आप, और आपको ये पीपीटी वहां प्रोवाइड कर दी जाएगी। और लास्ट यही, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।